नमस्कार। साहित्य, संगीत और संस्कृति के पावन मंच को नमन करता हूं। काव्यांगन परिवार के समस्त सदस्यों को विश्व हिंदी दिवस की असीम शुभकामनाएं देता हूं। काव्यांगन हिंदी के प्रचार और प्रसार में समर्पित एक राष्ट्रीय संस्था, एक ऐसी संस्था जो अपने प्रयत्न में अनवरत लगी है आगे बढ़ने के विश्वास, आस्था और आपके साथ। मैं रमापत त्रिवेदी काव्यांगन की इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो हमें देख रहे हैं। उन सबको मैं आज की शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम यहाँ एक उत्सव मनाने आए हैं, अपनी भाषा के सम्मान का उत्सव, अपनी हिंदी का उत्सव। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया गया। शारीरिक बंधनों से तो हम स्वतंत्र हुए, मुक्त हुए, किंतु विचारों की स्वतंत्रता, भाषा की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, हिंदी के प्रति पूर्ण समर्पण के बिना आज भी प्रतीक्षित है। हमारा संकल्प है हिंदी को केवल दिवसों में न बांधें, इसे अपनी धड़कन बनाएं। हिंदी दिवस पर चिंतन हो, हिंदी के विस्तार के लिए हमें क्या करना है, हिंदी के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के पीछे एक बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है। आज से ठीक 51 साल पहले 10 जनवरी 1975 को नागपुर की धरती पर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का शंखनाद हुआ था। उस समय का लक्ष्य था हिंदी को विश्व के मानचित्र पर चमकाना। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में और दुनिया भर में हिंदी के प्रति अलख जगाने के लिए वर्ष 2006 से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आम जनमानस की भाषा है। यह सीधे हृदय से निकलती है और हृदय तक पहुंचती है। हिंदी में भावनाओं की अभिव्यक्ति जितनी सहज है उतनी शायद ही किसी अन्य भाषा में हो। प्रेम, करुणा, आशा, संघर्ष, त्याग, हर भावना को हिंदी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। निश्चित रूप से हिंदी भाषा ने सदियों से समाज को दिशा दी है। संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे संत कवियों से लेकर आधुनिक युग के साहित्यकारों तक हिंदी ने सामाजिक चेतना को जागृत किया है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को उजागर किया, तो महादेवी वर्मा ने नारी संवेदना को स्वर दिया। हिंदी साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का दर्पण रहा है। हिंदी हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता की पहचान है।
यदि हम हिंदी को छोड़ देते हैं तो विश्वास मानिए कि 2-3 पीढ़ियों बाद हम सूर, तुलसी, कबीर, जायसी को भूल जाएंगे और राम और कृष्ण को भी भूल जाएंगे। आज हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करनी ही होगी। हिंदी को त्याग देने से पहले आप भारतीय संस्कृति से दूर हो सकते हैं। यह विश्वास या निर्णय आपको लेना है। हिंदी साहित्य हमारी सोच को दिशा देता है। भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा को अलग नहीं किया जा सकता। आज विश्व के पटल पर वैश्विक स्थिति को यदि हम देखें तो हिंदी के कुछ तथ्य मैं आपको रखता हूं। उसके बाद मैं मंच पर उपस्थित जो हमारे आज के परिचर्चा में भाग लेने वाले विद्वान हैं उनका परिचय कराता हूं। आज हिंदी जिस गति तथा ऊर्जा के साथ अग्रसर है, इससे वर्ष 2035 तक विश्व का हर 5वां व्यक्ति हिंदी बोलने में सक्षम होगा। हिंदी ने अपनी क्षमता के बल पर डिजिटल दुनिया में अंग्रेजी के एकाधिकार को समाप्त किया है। आज हिंदी विश्व के 206 देशों में स्वीकार की जा चुकी है, बोली जाती है। आज विश्व में हिंदी 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा है, 28 करोड़ लोगों की द्वितीय भाषा और 42 करोड़ लोगों की तीसरी और चौथी भाषा है। हिंदी में सृजित और सृजन की परंपरा लगभग 1200 वर्ष पुरानी है। यह 8वीं सदी से लेकर अब तक प्रवाहमान है। हिंदी में 30 लाख से अधिक शब्दों का विपुल भंडार है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता सर्वमान्य है। हिंदी पिछले कुछ वर्षों से मानवीकरण प्रक्रिया में परिमार्जित हुई है। उसका रूप निखर कर आया है। नवीन स्थितियों को व्यंजित करते हुए बदलते चिंतन को स्थापित करने की क्षमता हिंदी में है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस, ऑस्ट्रिया जैसे विकसित देशों में हिंदी के रचनाकार अपनी सृजनात्मकता को प्रखर कर रहे हैं और अपनी रचनाओं को रूप दे रहे हैं। विश्व के सैकड़ों देशों में फैले करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए गर्व की बात है कि मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है। यूएन में हिंदी के लिए एक अलग से संभाग बनाया गया है। यह भारत की और हमारी हिंदी भाषियों की एक विजय है। हिंदी भाषा की जय हो। ऐसा बोलते हुए आइए आज की इस विशेष परिचर्चा में हिंदी की वैश्विक स्थिति, जिसका शीर्षक है, की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विद्वानों का एक ऐसा अद्भुत मंडल है जिनके विचारों से आज हिंदी का आंगन महक उठेगा, काव्यांगन पुलकित होगा और काव्यांगन के संस्थापक निश्चित रूप से यह सोचेंगे कि जिस उद्देश्य से मैंने स्थापना की वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हम एक उचित पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आदरणीय, आप प्रयागराज से हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग में सम्मानित सदस्य हैं, जिनके नाम में ही राधा और कृष्ण का प्रेम मैं दिख रहा हूं सर जी। जिनके नाम में ही राधा और कृष्ण का प्रेम समाहित हो, उनके विचारों में हिंदी की मिठास होना स्वाभाविक है। अपनी विद्वत्ता से हिंदी की जड़ों को सींचने वाले आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण जी का मैं
मंच पर स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से हम सभी स्वागत करते हैं। साहित्य के आकाश में अपनी लेखनी की चमक बिखेरने वाले और अपने नाम के अनुरूप हिंदी जगत को चंद्रमा जैसी शीतलता देने वाले डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश जी बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका अभिनंदन है। मातृशक्ति जब साहित्य की सेवा करती है तो भाषा संस्कार बन जाती है। हिंदी के लालित्य और उसकी गरिमा को शब्दों में पिरोने वाली विदुषी श्रीमती अणिमा पांडे जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आदरणीय को शत शत नमन करता हूं। हिंदी के प्रचार और प्रसार में विवेक और निष्ठा का संगम लेकर चलने वाले व्यक्तित्व जो महानगर टेलीफोन निगम में डीजीएम के पद पर कार्यरत हैं और जो निरंतर हिंदी भाषा की सेवा में समर्पित हैं, ऐसे श्री विवेक गोयल जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं इस परिचर्चा में। CISF से सेवानिवृत्त, बंदूक और कलम का एक साथ उपयोग करने वाले, हिंदी की सामर्थ्य पर अटूट विश्वास रखने वाले और अपनी ओजस्वी उपस्थिति से परिचर्चा को सार्थकता प्रदान करने वाले श्री देवेंद्र सिंह जी का मैं इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अंत में अपनी सृजनात्मकता से शब्दों को नया नया आकार देने वाली आदरणीय और नवीन सोच के साथ बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं। निश्चित रूप से हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। ऐसी श्रीमती शिल्पी सिंह जी का मैं बारंबार अभिनंदन करते हुए आत्मीय स्वागत करता हूं इस मंच पर, इस परिचर्चा में। और आगे बढ़ते हैं और मैं बड़े सम्मान के साथ इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं कि आप इस परिचर्चा की बागडोर संभालें। निश्चित रूप से आपका अभिनंदन है, वंदन है। नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। काव्यांगन का यह पटल जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है, आज एक परिचर्चा लेकर सभी के सामने उपस्थित है और जिस परिचर्चा का शीर्षक है हिंदी की वैश्विक स्थिति। तो आइए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैसी अपनी भूमिका में आदरणीय रमापति जी ने विस्तार से हिंदी के वैश्विक स्वरूप पर फोकस किया, उसे रेखांकित किया, उसी के इर्द गिर्द आज की पूरी परिचर्चा रहेगी, क्योंकि आज पूरा विश्व आदमी की मुट्ठी में कैद हो गया है और वह जब चाहे जैसे चाहे पूरे विश्व का अवलोकन कर सकता है और भाषा ही नहीं बल्कि मानव जीवन की जितनी भी प्रणालियां हैं उन सब की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जब एक सामान्य व्यक्ति भी खोजी परंपरा की भूमिका में आकर आज के दौर में खड़ा हो गया है, तब हम उसे किस भाषा में अपनी बात को सफलतापूर्वक समझा सकते हैं, यह आवश्यक है। ऐसे में भाषा की लोकप्रियता, भाषा की उपयोगिता, भाषा की समृद्धि और भाषा की शक्ति, इसका प्रभाव पूरे विश्व भर में कैसा होना चाहिए, हिंदी के परिप्रेक्ष्य में आज उसकी चर्चा करते हैं। आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं और हमारे बीच में
बहुत ही विदुषी हिंदी की विद्वान आदरणीय शिल्पी सिंह जी हैं। शिल्पी सिंह जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं इस संबंध में। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप इसे आरंभ करते हैं, और हमारे यहाँ तो वैसे भी ये कहा गया है कि आरंभ ही जो है शक्ति के साथ किया जाना चाहिए। तो नारी शक्ति के साथ आरंभ करते हैं आज की परिचर्चा का, और बस आपसे कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि विश्व आज जिस तेजी के साथ एक मंच बन गया है, उस मंच पर अपनी बात को प्रभावी ढंग से उस देश की भाषा ही कह सकती है, तो फिर कैसे एक भाषा के रूप में हिंदी अपनी संवेदना को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी अस्मिता को लेकर पूरे विश्व में विस्तार पा रही है। और खास तौर से ये जो नई पीढ़ी है विशेषकर, और उसका जो परिवार है, वो किस प्रकार हिंदी को पूरे वैश्विक मानक के अनुसार पोषित कर रहा है, इस चर्चा पर, इस बिंदु पर थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, नमस्कार। आवाज आ रही है ना सर? जी। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम हिंदी की वैश्विक स्थिति पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करने जा रहे हैं। मैं अपनी बात को हिंदी के बाजार या तकनीकी पक्ष से नहीं, बल्कि उसके मानवीय और संवेदनात्मक पक्ष से आरंभ करना चाहती हूँ। मेरा जन्म ग्वालियर की सांस्कृतिक विरासत के बीच हुआ, और ससुराल के रूप में मुझे ब्रज की मिठास और आगरा की ऐतिहासिक चेतना मिली। इन दो अलग अलग भाषाई रंगों के बीच रहते हुए मैंने एक बात गहराई से सीखी कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वह एक दृष्टि होती है जिससे हम दुनिया को देखते और समझते हैं। आज जब हम वैश्विक मंच पर हिंदी की स्थिति पर विचार करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि दुनिया अब हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा के रूप में नहीं देख रही। आज दुनिया हिंदी में संवेदना तलाश रही है। पश्चिम की भौतिकवादी दुनिया जब थककर अध्यात्म, योग और शांति की ओर देखती है, तो उसे हिंदी और संस्कृत के द्वार पर ही आना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर हिंदी की बढ़ती साख का एक महत्वपूर्ण कारण हमारा अनुवाद साहित्य भी है। बहुत सुंदर। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलना इस बात का प्रमाण है कि हिंदी की कहानियों में वह सामर्थ्य है जो दुनिया में किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के मन को छू सकती है। हिंदी अब केवल संवाद की भाषा नहीं है, बल्कि वैश्विक विमर्श की भाषा बनती जा रही है। लेकिन यहाँ एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हिंदी इसी रूप में सौंप पा रहे हैं कि वे गर्व के साथ विश्व मंच पर खड़े हो सके? अक्सर हम अंग्रेजी को ज्ञान की भाषा और हिंदी को केवल भावना की भाषा मान लेते हैं। लेकिन अब यह सोच बदलनी होगी। हिंदी को वैश्विक स्तर पर और सशक्त बनाने के लिए हमें इसे ज्ञान की भाषा भी बनाना होगा। विज्ञान, कानून, तकनीक और दर्शन जैसे विषयों को हिंदी में अधिक सुलभ और समृद्ध करना होगा। जब भी कोई विदेशी विद्यार्थी हिंदी सीखना चाहेगा, तो उसे केवल हमारा अतीत ही नहीं, बल्कि हमारा वर्तमान बौद्धिक वैभव भी दिखाई देना चाहिए। एक महिला
और एक माँ के रूप में मेरा यह मानना है कि भाषा की पहली पाठशाला घर होती है। हम अपने बच्चों को वैश्विक नागरिक अवश्य बनाएं, लेकिन उनकी जड़ें हिंदी में मजबूत रखें, क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं, वही आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है। बस शर्त यही है कि हम इसे केवल बोले नहीं, इसे अपनी अस्मिता के रूप में जिएं। अंत में राष्ट्र कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कालजयी पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हे को सूल। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप बहुत लोगों ने बड़ी धन्यवाद तल्लीनता के साथ आदरणीय मुझे सुना। शिल्पी सिंह जी। जी सर। बड़े विस्तार से आपने ये समझाया कि भाषा को हम गौरव के साथ, स्वाभिमान के साथ अपने बच्चों को हस्तांतरित करें, और उनके मन के अंदर जब भाषाई गौरव होगा तो हमारी भाषा निश्चित रूप से समृद्ध होगी और विस्तार पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके जी साथ सर। चर्चा में जुड़े रहिए। अभी फिर से आवश्यकता पड़ने पर आपसे बात करेंगे, लेकिन इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जी सर, आज का धन्यवाद सर। दौर मूलतः तकनीकी का दौर है, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, और तकनीकी के इस दौर में भाषा का तकनीकी विकास और तकनीक की दृष्टि से भाषा कितनी समृद्ध है। मान लीजिए आज हम कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों की तुलना करें अगर भारत के अंदर ही, तो हम जब अपनी प्रतिक्रिया किसी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर देते हैं, तो अक्सर देखने में आता है कि हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और हिंदी को हम दूसरे नंबर पर स्थान देते हैं, ऐसा देखने में मिलता है। लेकिन जब हम तकनीकी के इस्तेमाल के रूप में हिंदी की समृद्धता को स्वीकार करेंगे, तब हम उसके विकास में कहीं न कहीं सहयोगी होंगे। ये तकनीक का विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और आज हमारे बीच में तकनीकी से जुड़े हुए और खास तौर से दूरभाष के अधिकारी, एमडी, और हमारे हिंदी के भी बहुत अच्छे विद्वान दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय विवेक गोयल जी। गोयल जी, आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि इस डिजिटल युग में, तकनीकी के इस युग में, एक नागरिक के तौर पर अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए जितना भी स्मार्टफोन या कंप्यूटर या इस तरह के जो हमारे साधन हैं, उन सब में क्या करना चाहिए जिससे हिंदी और एक लंबी छलांग लगा सके? जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आज विश्व हिंदी दिवस पर सभी का अभिनंदन करता हूं। अक्सर ऐसे मौकों पर विभिन्न मंचों से बड़े बड़े भारी भरकम दिए जाते हैं, लेकिन मैं काव्यांगन को बधाई देना चाहता हूं कि आज कोई ऐसा औपचारिक भाषण नहीं, एक सहज संवाद स्थापित किया जा रहा है, एक ऐसी चर्चा जो हमारे दिल के करीब हो। जब हम हिंदी की वैश्विक स्थिति की बात करते हैं तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या हिंदी सचमुच ग्लोबल लैंग्वेज है, या सिर्फ हम संख्या के आधार पर ही खुद को दिलासा दे रहे हैं? अभी बहुत से आंकड़े आदरणीय रमापति जी ने अपनी भूमिका में दिए, तो अगर हम आंकड़ों को देखें तो हाँ, 64 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हिंदी की जो असली ताकत है वो इन आंकड़ों में नहीं,
हिंदी की ताकत उस पसीने में है जो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम के खेतों में बहा, जहां हमारे पूर्वज अपनी जड़ों को हिंदी के रूप में सहेज कर ले गए। वहां हिंदी सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, वह एक संस्कार है। आज जब विदेश में बैठा कोई प्रवासी हिंदी में लिखता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं लिखता, वह अपनी मिट्टी की यादें लिखता है। इसीलिए आज हिंदी किसी एक भूगोल की नहीं बल्कि अनुभव की भाषा बन चुकी है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। बहुत ही मजेदार बात है कि हम अक्सर सोचते थे कि तकनीक आएगी तो अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ेगा, हिंदी पीछे छूट जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। आज भाषा किताबों से निकलकर हमारे स्मार्टफोन में समा गई है। आज गूगल हो या एप्पल, उन्हें अपनी सेटिंग्स में हिंदी को प्राथमिकता देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का असली इंटरनेट यूजर हिंदी में सर्च कर रहा है। आज जब हम वॉइस टाइपिंग करते हैं तो हमारी उंगलियां नहीं, हमारा भाव बोलता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तकनीक भाषा को रास्ता नहीं दिखा रही, बल्कि हमारी भाषा तकनीक को मजबूर कर रही है कि वह हमारे रंग में ढल जाए। 70% इंटरनेट यूजर्स आज हिंदी और अन्य भाषाओं में कंटेंट आते हैं। वाह, सबसे बड़ा सच है। इसका एक ठोस सबूत है और उसका पहलू है बाजार। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदी को इसलिए अपना रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक हिंदी बोलता है। आज विज्ञापन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इनमें हिंदी जानने वालों के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हुए हैं। अब हिंदी सिर्फ भावों की भाषा नहीं, रोजगार और कामयाबी की भाषा भी बन चुकी है। हमें इस गौरव को स्वीकार करना होगा कि हम अपनी भाषा के साथ दुनिया के किसी भी कोने में जाकर सफल हो सकते हैं। पर साथियों, क्या हम हिंदी को सिर्फ मनोरंजन की भाषा बनाकर रखेंगे? इसे शोध, विज्ञान और गंभीर विमर्श की भाषा भी बनाएंगे। गूगल का कीबोर्ड तो हमें फॉन्ट दे देगा, लेकिन उस फॉन्ट से, उस कीबोर्ड से ज्ञान करने की जिम्मेवारी तो हमारी ही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी की साख तभी बढ़ेगी जब हम खुद अपनी भाषा पर गौरव करेंगे। मुझे लगता है कि हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह बदलते समय के साथ चलती है, नई तकनीक को अपनाती है, सभी भाषाओं को आत्मसात करती है, लेकिन मनुष्य के भाव से अपना रिश्ता नहीं तोड़ती। हिंदी केवल बोली जाने वाली भाषा नहीं है, इसको जिया जाता है, इसको महसूस किया जाता है। अभी आदरणीय शिल्पी जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उन अमर पंक्तियों के साथ अपनी बात कही। उन्हीं की दो पंक्तियां मैं और जोड़ना चाहूंगा कि उन्नति पूरी है तभी, उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए और निज शरीर उन्नति किए, रहत मूड सब कोए, रहत मूड सब कोए। तो है भाषा, है भारत की भाषा हिंदी, है भारत की आशा हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा। प्रेम की है परिभाषा हिंदी और संस्कृत की लाडली बेटी अपनी ये सहेली है। पूरी दुनिया जिसे सराह रही वह हिंद की पहेली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। बहुत ही खूबसूरती से आदरणीय विवेक जी आपने हिंदी के तकनीकी विस्तार को समझाया और सबसे बड़ी बात यह कही कि
तकनीकी को भी मार्ग दिखाने वाली भाषा हिंदी बनती जा रही है। और जी हिंदी को तकनीकी में स्थान देना ये उसकी मजबूरी हो गई है, व्यवस्था हो गई है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और डिजिटल होते इस दुनिया में भाषा भी एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। इसमें हिंदी लगातार तेजी के साथ सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। ये बड़े गौरव की बात है। इस थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि किसी भी भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है, किसी भी भाषा की एक विरासत होती है, उसका एक इतिहास होता है, उसकी एक सांस्कृतिक चेतना होती है, उसकी एक राष्ट्रीय चेतना होती है जिससे वो भाषा जुड़ी होती है। उस राष्ट्रीय चेतना में और उसके जागरण में वैश्विक स्तर पर हिंदी अपनी भूमिका को किस प्रकार रख पा रही है। हमारे बीच में हिंदी के मूर्धन्य विद्वान और जिनकी कई पुस्तकें हिंदी को लेकर, कविता को लेकर हम सबके सामने आई हैं और जो स्वयं भी एक सैनिक रहे हैं, एक सैनिक अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने सीमा पर रहकर और विभिन्न विभिन्न प्रांतों के और भाषाई बोध के साथ अपने मित्रों के साथ हिंदी को जिया है। और तब किस प्रकार हिंदी अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर वहां जिंदा रह पाती है, गति दे पाती है, आगे बढ़ पाती है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आदरणीय देवेंद्र सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उनसे आग्रह करता हूं। स्वागत है। नमस्ते। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध विद्वानों को मेरा सादर नमन। आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मुझे इस महत्वपूर्ण गौरवशाली परिचर्चा में शामिल करने के लिए मैं आदरणीय त्रिवेदी जी और समस्त विद्वानों का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे इस अकिंचन हिंदी के सेवी को यहाँ मौका दिया आपने। मैं निश्चित रूप से हिंदी साहित्य और इससे जुड़ा हुआ हूँ और अभिभूत हूँ हिंदी की उपलब्धियों से। वर्तमान में विषय जैसा कि आपने बताया है कि वैश्विक स्थिति हिंदी की, उस पर परिचर्चा है। मैं एक छोटा सा अनुभव अपना बताता हूं कि मुझे हिंदी के प्रति जो अत्यंत गौरव का भाव पहली बार आया अपने बचपन में, वो है सन 1977 में। हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो 1977 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ में गए थे भाषण देने के लिए। और उसके तब टीवी और रेडियो पे तो सब भाषण नहीं सुनाई पड़ता था, लेकिन तब अगले दिन का अखबार जब हमने पढ़ा, हमारे यहाँ अमर उजाला आया करता था, मुझे याद है अच्छी तरह, तो उसका सबसे बड़ा पहला हेडिंग था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी हिंद की गूंज, अटल बिहारी वाजपेयी का संबोधन। वो जो गौरवपूर्ण जो समाचार मैंने पढ़ा, उससे मुझे हिंदी के प्रति जो अनुराग उत्पन्न हुआ वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज तक मेरी अंतर चेतना में समाहित है। और मुझे आज भी लगता है कि मैं वो हेडलाइन अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। उसके बाद निरंतर हिंदी का विकास तो होता ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के दौर में हम जैसे छोटे मोटे लेखक भी यदि अपना सब कुछ मोबाइल पे ही हिंदी में लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हिंदी ने अपनी एक यात्रा तय की है आगे। और एक महत्वपूर्ण पहलू, वैश्विक स्थिति के बारे में तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ज्यादातर रह गया हूं, एक आध दो देश में गया हूं, लेकिन राष्ट्र के विभिन्न कोनों में जब मैं गया हूं,
एज ए सैनिक, सीआईएसएफ के अधिकारी के तौर पर, सीआईएसएफ के कर्मचारी के तौर पर, तो चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो या गोवा हो या कर्नाटक हो, ऐसा लगता है कि हिंदी भारतीय जनमानस की चेतना में तो समाहित है ही। आप हिंदी से कहीं भी अपना काम चला सकते हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। जबकि जाते समय एक हिच थी कि वहां भाषा की समस्या आएगी, कैसे होगा, लेकिन जब हम पहुंचे उन जगहों पर तो कोने कोने में, तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक और इधर गुजरात से लेके नागालैंड तक हम लोगों ने यात्राएं की हैं, तो वहां हिंदी निश्चित रूप से इतनी सहजता से बोली जाती है, वहां के लोग भी हिंदी को इतनी सहजता से बोलते हैं और अभिव्यक्ति इतनी सरल है हिंदी में। उसका एक और उदाहरण मैं दूं आपको कि हमारे यहाँ सीआईएसएफ में जब विभिन्न प्रांतों से लोग भर्ती होते हैं और तमिलनाडु और केरला के जब लड़के भर्ती होके आते हैं 20-21 वर्ष के, तो वो बिल्कुल जो है हिंदी में बिल्कुल अज्ञानी होते हैं, हिंदी इल्ले बोलते हैं। आगे हिंदी जब बोलो उनसे क्या होता है, बोले कि हिंदी इल्ले पहले महीने में, लेकिन दूसरे तीसरे महीने की ट्रेनिंग होते होते वो लोग जो है हिंदी में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि सब कुछ समझते हैं, सब कुछ बोलते हैं। तो ये निश्चित रूप से हिंदी की एक शक्ति तो है और सहजता है जो एकदम से आदमी के सहज मन में पहुंच जाती है और वो जो है उसको इतनी जल्दी आत्मसात करता है कि हम लोग की कल्पना से परे है कि इतनी जल्दी हम लोग जाके तमिलनाडु और वहां जाके नहीं कर सकते इन सब भाषा, दूसरे क्षेत्र की भाषाओं में, लेकिन वो लोग आके हमारे यहाँ हिंदी को इतनी जल्दी से सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हमारी भाषा का निश्चित रूप से कुछ ऐसा प्रभाव है जो बहुत ही सहज है, सरल है और जिस पर गौरव करने की बात है, गौरवान्वित करती है हमें हिंदी निश्चित रूप से। और मैं बहुत ज्यादा तो क्या कहूं, आज ये सब आंकड़े अभी त्रिवेदी जी ने दिए, आदरणीय शिल्पी जी ने दिए, बहुत अच्छा लगता है ये समझ के। मैं अभी थोड़ी देर कल ही पढ़ रहा था कि हिंदी विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी और मंदारिन के बाद हिंदी ही है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है विश्व में। तो ये भी हमारे लिए एक गौरव का पल है, गौरव की अनुभूति है। और हिंदी साहित्य की तो बात ही क्या है, कल परसों ही एक जगह चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे कि हिंदी में लिखा ग्रंथ रामचरितमानस आज ऐसा है कि विश्व में कहीं न कहीं 24 घंटे उसका जो है पाठन होता है। ऐसा एकमात्र ग्रंथ है हिंदी का रामचरितमानस जो 24 घंटे कहीं ना कहीं विश्व के किसी न किसी कोने में उसका वाचन हो रहा होता है। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है हिंदी पे। और इससे ज्यादा आप सब विद्वानों के बीच में क्या कहूं, मैं अभिभूत हूं। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं हिंदी की वैश्विक स्थिति से, विकास से, और जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से हमने जो है जीवंत होते देखा है पिछले 50 वर्षों में। मैं बहुत अभिभूत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र सिंह जी। सबसे अच्छी बात जो आपकी इस परिचर्चा के दौरान उल्लेखनीय है वो ये है कि आप देश के सभी कोनों तक गए और सब ने किस सहजता के साथ हिंदी को समझा, बोला, उसे अपनी भाषा माना और उस प्रवाह में हिंदी सीमाएं पार करके, भारत की सीमाएं पार करके और विश्व भर के ज्यादातर देशों की सीमाओं को छू चुकी है। ऐसी स्थिति में हिंदी जब सर्व स्वीकार्य होने की स्थिति में पहुंच रही है तो लगता है कि हम इसके कारण खोजें कि इसके कारण क्या हैं। और अगर इतना विलंब हुआ है हमारी भाषा को वहां तक पहुंचने में, तो और क्या ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिन पर अमल किया जाना, जिन पर क्रियान्वयन जिनका होना बहुत आवश्यक है। आइए इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में हिंदी के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी उत्तर प्रदेश बरेली से जुड़े हैं। हिंदी के बहुत ही अच्छे शिक्षक रहे हैं और जिन्होंने हिंदी को जिया है बचपन से, जिनके परिवार में और जिनके पड़ोस में और जिनके शहर में हिंदी का बोलबाला रहा है, ऐसे डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे अनुरोध कर रहा हूं राकेश जी कि कृपया बताइए कि वैश्विक स्तर पर हिंदी की जो व्यापकता है, उसका जो विस्तार है,
उसके कारण और सुझाव क्या है? धन्यवाद। उसका मुख्य कारण है कि हिंदी का जो विपुल शब्द भंडार है उसमें देश विदेश के शब्द सम्मिलित हैं। हिंदी में अद्भुत पाचन क्षमता है। मुख्य कारण तो यह है कि विदेशों में हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं निरंतर अपने ज्ञान के बल पर, व्यवसाय के बल पर, अपने श्रम के बल पर बसे हुए हैं। वो चले तो गए, उनके साथ साथ राष्ट्रीय चेतना भी चली गई, अपनी भाषा भी चली गई। भाषा बहता नहीं, तो वह एक चेतना क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना, यह बहुत प्रभावित करती है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। तो आज हिंदी है भूमंडलीय भाषा हो गई है, क्योंकि प्राय सभी देशों में भारतीय लोग विद्यमान हैं और वो ये याद करते हैं, अपने पूर्वज याद आते हैं, क्योंकि वही है रक्त, वही है शक्ति, वही है साहस, वैसा ज्ञान, और विचार करते हैं कि वही हम दिव्य आर्य संतान। उनके मन मस्तिष्क में आ जाता है और कई बार तो अपने देश में घूमने भी आ जाते हैं। और विस्तारित होने का कारण बताया जा चुका है कि विपुल सामग्री उपलब्ध है इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से। हिंदी की जो बॉलीवुड की पिक्चर्स है वो भी वहां बहुत पसंद की जाती है विदेशों में। और जैसा कि बताया जा चुका है कि विश्व हिंदी सम्मेलन प्राय आयोजित होते रहते हैं। अटल जी की भूमिका भी बताई गई। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। आज के प्रधानमंत्री जी भी, और वहां के जो लोग एकत्रित है एक जगह रह करके कुछ सुनने आते हैं, उन्हें हिंदी में भाषण जो राजनेता प्रदान करते हैं उसको बड़ी रुचि से सुनते हैं, बड़ा आदर करते हैं यहाँ के लोगों का। और कारण यह है राजनीतिक कारण, व्यावसायिक कारण। हमारे जो हिंदी का विदेश मंत्रालय में हिंदी संस्कृत का विभाग है, वह भी विदेशों में हिंदी के आयोजन करता है। हिंदी के दूतावास है, आज वो भी विश्व हिंदी दिवस मना रहे होंगे। विदेशों में कवि सम्मेलन भी आयोजित होते हैं। अभी हमारे काव्यांगन की ओर से भी विचार किया था दीक्षित जी ने नेपाल जाने का। त्रिवेदी जी भूटान जाने की बात कर रहे थे। तो यह एक सांस्कृतिक आदान प्रदान है। और विदेशों में हमारे केंद्रीय विद्यालय भी कई हैं, वो भी हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। वहां समान पाठ्यक्रम है। जैसे रूस में मास्को में केंद्रीय विद्यालय है, ईरान में तेहरान में केंद्रीय विद्यालय है,
और यहाँ नेपाल में काठमांडू में केंद्रीय विद्यालय है, इनके माध्यम से भी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज विश्व भर में हिंदी भाषी लोग रहते हैं और मूल निवासी हिंद का होने पर गर्व करते हैं। उनके संस्कारों में भारत के पर्व बसते हैं और आपस में मिलते हैं तो हिंदी में वार्ता करते हैं। वो कभी कभी गीता रामायण पर चर्चा भी करते हैं और कई संस्थान हिंदी सम्मेलन आयोजित करते हैं। और अब प्रधानमंत्री जी भी हिंदी में अपना वक्तव्य प्रसारित करते हैं। कई देशों में, फिजी ने तो राजभाषा घोषित कर दिया इसको। एक छोटा सा देश है, उसको लघु भारत कहा जाता है, फिजी को। ऐसे में मॉरिशस, गुयाना, निनाद, सूरीनाम देशों में क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। और अमेरिका, और आश्चर्य की बात, हम आश्चर्य कर सकते हैं इस बात को लेकर के कि हिंदी और अंग्रेजी एक ही भाषा परिवार की भाषा है। उसको भारतीय भाषा परिवार कहते हैं। जर्मनी, फ्रांसीसी, हिंदी, ये सब एक ही परिवार की भाषा है। हमारे यहाँ वेद और वहां के यूरोप के अवेस्ता, उसमें समानता देखी गई। संस्कृत के शब्द भी उनमें मिलते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे रामचरितमानस की बात हुई थी, तो ये अनुदित है, मैंने देखा है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, अब थाईलैंड में ग्रंथ है राम की नाम से है, थाई रामायण है, राम की नाम है थाईलैंड में। रामचरितमानस का राम की है, रामचरितमानस के रूपांतर है। और हिकायत शेरी ये मलेशिया में, ये मैंने इंटरनेट से देखा था। जी, बहुत अच्छा भाई। तो इस तरह से हिंदी के प्रति हम समर्पित हैं, राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। और मैं ये कहूंगा कि जिसको ना निज गौरव का इस देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राकेश जी। आपने कहा कि किस प्रकार पूरे विश्व भर में प्रवासी भारतीयों ने और हमारे साहित्य ने, दोनों ने मिलकर भारत की इस लोकप्रिय भाषा को वैश्विक भाषा बनाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न अनसुलझे रह जाते हैं, अनकहे रह जाते हैं कि जब हमारे पूर्वज जब भारत छोड़कर प्रवासी होकर विश्व की यात्रा कर रहे थे, तो अपने साथ मानस की प्रतियां ले गए, अपने साथ गीता की प्रतियां ले गए और अपने साथ भारत की सांस्कृतिक चेतना का मौखिक स्वरूप अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित करके ले गए। और वहां जाकर उन्होंने अपने इस विरासत को छोड़ा नहीं, बल्कि उसको विस्तार देने का प्रयत्न किया। फिर भी इतने वर्षों बाद आज भी अगर हमें हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ती है और हिंदी के अस्तित्व को लेकर चिंतन करने की और चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों पड़ती है? आइए इस विषय को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं
और हमारे बीच में बहुत ही सुधी विद्वान, हिंदी की बहुत अच्छी लेखिका और हिंदी की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने वाली आदरणीय श्रीमती अणिमा पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कष्ट करें। सबसे पहले तो मैं काव्यांगन परिवार का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि मुझे आज के इस इतने बड़े बड़े विद्वान समूह में मुझे भी शामिल किया और हिंदी विश्व हिंदी दिवस के लिए सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो मैं थोड़ी सी बात जड़ से शुरू करती हूँ। हिंदी क्यों सार्थक है? क्यों हिंदी की उपज एक ऐसी भाषा से हुई है, संस्कृत, जो कि विश्व में सबसे अनूठी भाषा है और इसका जो हिंदी के जो अक्षर हैं, हिंदी का में जो हमने व्याकरण लिया वो सभी हमने संस्कृत से लिया। तो हमारी जो हिंदी की जड़ है वो बहुत मजबूत है। हमारा जो अक्षर है वो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सारे वैयाकरण मतलब ये बिल्कुल स्वर विज्ञान, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते, इसको आप बता सकते हैं। तो हिंदी के लिए हमें कभी भी निराश होना या हम बहुत शोचनीय स्थिति कभी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें सोचना तो पड़ेगा कि आज हम हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं। कभी हम अंग्रेजी दिवस नहीं मनाते, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ हमें लग रहा है कि हम कहीं इस जो इतना 21वीं सदी के दौर में इतना जो तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें कहीं हम पीछे ना हट जाए। तो ये एक डर है, इसमें कोई मेरी समझ से ये डर बस हमारे मन का डर है। हम इतने दिनों तक गुलामी में जकड़े रहे कि हम भयभीत रहते हैं अपने आप को लेकर, अपने एग्जिस्टेंस को लेकर। तो हिंदी कभी भी पिछड़ेगी नहीं, इसका हमें पूरा विश्वास रखना है। और हम अभी सबने बताया हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें सबका योगदान है। हमारा अपना भारतीय होने के नाते हम जहां भी जाते हैं पूरे विश्व में हमारा फैलाव है, लेकिन हम अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। और जब हम नहीं भूलते तो जहां जाते हैं वहां भी हम अपने जड़ें रोपते हैं, और जब जड़ है तो वो विस्तार ही होगा। जहां हमने अपना जड़ डाला वो विस्तृत होगा, फलेगा, फूलेगा, है ना। और पहले से ज्यादा अच्छी, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ, जो मैंने बचपन से देखा, जो हमारे बचपन में लोग विदेश जाते थे वो अपने बच्चों को हिंदी बोलने से मना करते थे, लेकिन आज के जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो इस बात को लेके बहुत ज्यादा इस बात को मानते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो हिंदी भी सीखे। जिस देश में वो रह रहे हैं वहां की भाषा तो सीखे ही, साथ साथ वो हिंदी भी बोल सके। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन है। और इस परिवर्तन में जो योगदान करेगा वो हमारा जो हमारे तकनीक की वजह से हमें मदद मिल रही है। आज हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी सीखने के लिए हमारे पास तकनीकी रूप से बहुत से साधन हैं। पहले जब हम विद्यार्थी थे तो हिंदी में टंकन करना बहुत मुश्किल होता था, और आज देखिए जो हमारे संगणक पे ये गूगल इनपुट आया, मंगल आया, और कई हमें हथियार दिए गए ताकि हम हिंदी में काम कर सके आसानी से। और अब तो हमारे हर स्मार्टफोन पे
हम वॉइस टाइपिंग की हमें मिल गई है, मतलब हम बोलते जाए हिंदी में और वो टाइप होता जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हमें सहारा दे रहा है कि हम अपने अगर हमारी इच्छा हो तो हम हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं और हम अपना बहुत ज्यादा योगदान दे सकते हैं। पहले हम कुछ रचना करते थे तो हमें निर्भर रहना पड़ता था पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों पे कि हमारी रचना है वो जाएगी, छपेगी कि नहीं छपेगी। आज हमें उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती है। आज हम जो भी लिखते हैं स्वेच्छा से, हम जो सोशल मीडिया है वो इतना हमें सहारा देता है कि हम अपनी रचनाओं को अपने अनुसार प्रकाशित कर सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ी सी जो मुझको चिंता होती है कि जब हम बहुत फैलाव करते हैं तो हमें संभल के करना चाहिए। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसकी वैज्ञानिकता बरकरार रखने की आज जरूरत है। तो हिंदी को शुद्ध रूप से रखें। मैं देखती हूँ आगे बहुत सारे लेख जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत सारी अशुद्धियां उसमें मुझको मिलती हैं। तो उसके लिए हमें बहुत संभल कर चलना होगा। और बहुत जो जैसे अनुवाद की आप लोगों ने बात की, तो अनुवाद पे हम AI का सहारा लेने लगे हैं या गूगल का सहारा लेने लगे हैं, तो वो अनुवाद कभी कभी बहुत भयंकर बनकर आ जाता है। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। मैं भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका रही हूँ और ये कोऑर्डिनेटर की पोस्ट थी। तो मुझसे कहा गया, मैं चूंकि शुरू में मेरी जो प्राचार्य थी अंग्रेजी विभाग में थी, तो कहा कि आप जो भी नोटिस निकालें वो अंग्रेजी में। तो मैंने अंग्रेजी में नोटिस लिखना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार उनका ही आदेश आया कि झटपट आप इसको हिंदी में भेजिए, क्योंकि हिंदी भाषा की कुछ होने वाला था, निरीक्षण होने वाला था। और मेरे पति का उन्हीं दिनों हार्ट की सर्जरी हुई थी, मैं छुट्टी पे थी और कोविड चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो, और ये काम बहुत जरूरी था, तो मैंने सोचा कि चलो गूगल के माध्यम से मैं ट्रांसलेट करती हूँ। तो मैंने एक नोटिस निकाला था कि सभी कक्षा अध्यापिकाएं एक जो एंट्री थी, हाँ, जब उस समय कोविड चल रहा था तो हम सारा ऑनलाइन ही कर रहे थे, सारे जो हमारे कार्यक्रम थे ऑनलाइन हो रहे थे। तो मैंने नोटिस निकाला था कि सभी कक्षा अध्यापिकाएं एक ऑल द क्लास टीचर विल सिलेक्ट वन विनर फ्रॉम देयर क्लास एंड सेंड द नेम टू मी। और उसका गूगल ट्रांसलेशन क्या हो के आया, बहुत ही हास्यास्पद। उसका गूगल ट्रांसलेशन था कि सभी कक्षा अध्यापिकाएं एक एक कॉल गर्ल को मेरे पास भेजेंगी। तो सोचिए अगर मैं ये भेज देती बिना एडिट किए तो कितना बड़ा, मतलब उन्हीं दिनों मैंने एक सुना था कि IAS में प्रश्न पत्र आया था जिसमें एक क्वेश्चन था हिंदी में जिसमें था उत्तरी खंभा। तो जो नॉर्थ पोल का AI ट्रांसलेशन उत्तरी खंभा हो गया था। तो मेरे हिसाब से आज जब हम चिंतन करने बैठे, इतनी बड़ी हम परिचर्चा कर रहे हैं, तो और यहाँ सभी सुधी जन हैं जो अपने अपने तरह से हिंदी को अग्रसर करना चाह रहे हैं, मजबूत बनाना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि जिस भी स्तर पर आप काम करें, थोड़ा सा ये हम अपने ये संदेश को पहुंचाएं कि कहीं हम जोश में होश न खो बैठे। और हिंदी की जो सुंदरता है, जिस सुंदरता से इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी हम परिचित है, रामचरितमानस आपने बताया कि आज भी विश्व के हर कोने में कहीं ना कहीं उसका पारायण हो रहा होता है। और इतनी सुंदर अभिव्यक्तियां हमने देखी हैं, वो निराला हो, सुमित्रा नंदन पंत जी हो,
हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी हों, तो उन्होंने जो एक रास्ते जो हिंदी दिया, जो मजबूत हिंदी दी, उसी को हम आगे बढ़ाएं। हम बहुत फैलाव के चक्कर में हिंदी की अपनी सशक्त का एक रूप है, उसको ना खोने ना दे। जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद आदरणीय। थैंक यू। आपने हिंदी के विस्तार में सावधानी जी और उसके अनुवाद को लेकर जो चिंता व्यक्त की, वो वाकई बहुत आवश्यक है। और तकनीकी अनुवाद जब भी होता है तो निश्चित रूप से व्याकरण की त्रुटियां और भाषाई रूपांतरण, ये सामान्य बात है। वो हमारे अनुवाद में सहायता दे सकता है, अनुवाद नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल सही कहा। तो हम उसे अनुवादक न माने, हम उसको अनुवादन में सहायता के रूप में प्रयोग करते रहेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। कार्यक्रम को लिए चलते हैं इस परिचर्चा को एक और नई दिशा की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय रमापति जी आपसे कुछ बात करना चाहता हूं इस परिचर्चा में आपको जोड़कर। वो ये है कि जब पूरे विश्व भर में हिंदी स्वीकार्यता की ओर जा रही है और जब तकनीकी माध्यम में भी हिंदी की अनिवार्यता हो रही है, जब कई देश अपने यहाँ हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में भी निसंकोच स्वीकारने लगे हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर जहां हिंदी की जड़ें हैं वहां उनको पोषण मिल रहा है या नहीं? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तने फैल जाते हैं और जड़ों में पोषण न मिलने से जब जड़ सूखती हैं तो तने भी सूख जाते हैं। तो विस्तार के बीच में यह जो जड़ों के पोषण की बात है वो कितनी सार्थक लगती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका दीक्षित जी। और हिंदी की जड़ें जैसा कि अभी अनिमा जी ने बोला, बहुत मजबूत हैं। संस्कृत से हमारी हिंदी का जो प्रादुर्भाव हुआ, तो हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं और निश्चित रूप से इसका विस्तार जो हो रहा है वह उसी कारण हो रहा है कि हम अभी सिंह साहब ने जो कहा था कि आज दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है हिंदी, और लगभग 75 करोड़ लोग जो इसको बोल रहे हैं, और यह धड़कन बनी हुई है भाषा की, भारत की सीमाओं को लांघकर बाहर जा रही है। तो भारत में इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं इस वृक्ष की। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस जी ने हिंदी को उस समय भी जीवंत रखा जब हमारे यहाँ दूसरी भाषाओं का विस्तार हो रहा था। हमारी मातृशक्ति ने रामचरितमानस के छोटे छोटे जो गुटका थे वो अपने घरों में रखकर उस हिंदी को जीवंत रखा, हमारे राम को जीवंत रखा, हमारे कृष्ण को जीवंत रखा। हमारी मातृशक्ति ने उनके पारायण जो करते थे उतना पुरुष वर्ग नहीं करता था जितनी कि उनको उसमें इतनी श्रद्धा होती थी। मैं आपको रोक रहा हूं रमापति जी, और आपकी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मातृशक्ति ने हमारी हिंदी भाषा को बहुत पोषित किया। और शिल्पी जी, आपसे एक बात करना चाहता हूं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए। एक समय था जब
कभी भारत के अंदर बच्चियों की शिक्षा की बात होती थी तो उनकी माएं जो है घर पर उन्हें रामचरितमानस पढ़ाती थी बच्चियों को। और एक युग था आदरणीय राकेश जी के समय में या देवेंद्र जी के समय में या रमापति जी ज्यादा जानते होंगे, विवेक जी तो युवा हैं, तो जब लड़की देखी जाती थी शादी के लिए तो कहा जाता था कि क्या इसको रामचरितमानस आता है, क्या इसको कंठस्थ है, क्या इसने पढ़ लिया है। बिल्कुल। तो माओ ने आपने इस बात को बहुत अच्छा उठाया कि हमारी जो खासतौर से नारी शक्ति है उसने किस प्रकार अपनी शिक्षा का माध्यम, संस्कार का माध्यम, संस्कृति का माध्यम, अपने तीज त्योहारों का माध्यम उस मानस में से ढूंढा। और मानस चूंकि हिंदी में था और मानस में वो सारी संस्कृति धड़कती थी जो भारत की संस्कृति थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में शिल्पी जी? उससे पहले 2 लाइन में और बोल देता हूं कि मुझे अभी जो आपने बोला कि जो हमारे यहाँ अंताक्षरी हुआ करती थी चौपाल पर बाहर बैठ के बैठक में, वो रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर हुआ करती थी। जो पारायण जो हुआ करते थे, हमारे जो बुजुर्ग आदमी थे, हमारे चाचा ताऊ और हमारे बाबा, वो हम छोटे छोटे बच्चों से पूछते थे रामायण के कौन कौन से कांड हैं और किस कांड के बाद कौन सा आता है, कौन किसका भाई था, ये सारी चीजें उसमें आया करती थी। शिल्पी जी से आपने प्रश्न किया है, शिल्पी जी से मैं आग्रह करूंगा कि बताएं आदरणीय। जी सर। जी रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है सर, जी बल्कि भारतीय समाज की नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय चेतना का साहित्यिक दस्तावेज है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से लोक भाषा को साहित्य और जीवन दोनों की ही भाषा बना दिया था। यही इसकी सबसे बड़ी वैश्विक शक्ति है। आज के समय में रामचरितमानस को विवाद के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके समय, सामाजिक संदर्भ और मानवीय मूल्यों के साथ पढ़े जाने की आवश्यकता है। रामचरितमानस भारतीय लोक संस्कृति, भाषा और नैतिक मूल्यों की सामूहिक स्मृति है। नहीं, बस इतना ही कहना मेरा चाहूंगी प्रश्न ये सर। नहीं था शिल्पी जी, मैं ये जानना चाह रहा था क्या जी। आज भी वही नारी शक्ति अपने परिवारों में मानस या मानस जैसे अन्य ग्रंथों को अपनी पीढ़ी को दे पा रही है या नहीं दे पा रही है? बिल्कुल दे पा रही है सर। जी। तो दीक्षित जी, मैं फिर बीच में आना चाहता हूं कि आज कुछ परिवर्तन हुआ है। नारी के साथ पुरुष भी कुछ दिनों से, पहले तो हम डरते थे राम का नाम लेने में सड़क पर, लेकिन अब हिंदी में बोलने में हमें शर्म नहीं आती है। हमें राम का नाम लेने में, एक राम मंदिर बनना है, उसमें हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो मैं, यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं कुछ लाइनें बोल के। नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं जी। और अभी ये विषय चूंकि अब पूरा, जिस विषय के लिए हमने पूरा यह सब कुछ तय किया था, हाँ, और ये विषय अभी ठीक से पूरा हुआ नहीं है, तो वो आपसे करवाऊंगा ना। नहीं, मुझसे करवाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं जी कि वैश्विक संदर्भों में जब हम हिंदी की स्थिति की चर्चा करते हैं जी, तो अगर हम ये कहें, हम सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम किसी भाषा से अपनी प्रतियोगिता नहीं करते, बिल्कुल, लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रतियोगी दृष्टि से हिंदी के लिए वैश्विक स्थिति में कौन सी भाषा चुनौती बनी हुई है और क्यों बनी हुई है, तो जरा इस पर मैं चाहता हूं कि
आदरणीय विवेक जी, बस छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। जी, तो ये तो सर्वविदित है कि जो हिंदी की जो इस समय प्रतियोगी भाषा है वो अंग्रेजी है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जब मैं अक्सर कभी कभी अंग्रेजी के कुछ सीरियल्स या कुछ मूवीज देख, तो वहां उन्होंने और भाषाओं को छोड़कर मैं देखता हूं कि हिंदी के शब्दों का भी बहुत उपयोग होता है। वो हमारे शब्दों में एक ए लगा देते हैं और उसे अपना शब्द बना लेते हैं। जैसे योग का योगा हो जाता है, कर्म का कर्मा बन जाता है। निर्वाण तो मैंने निर्वाणा की टी शर्ट पहने हुए उनको शूटिंग्स करते हुए देखा। इसके अलावा जो हिंदी की जो शक्ति है वो उसकी वैज्ञानिकता है, क्योंकि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, जबकि जो विश्व की बाकी भाषाएं हैं उनमें बोलने में और लिखने में साइकोलॉजी पी से शुरू होता है, हिंदी में ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजी स से ही शुरू होता है। बिल्कुल सही चर्चा जो आप कर रहे हैं हिंदी की वैज्ञानिकता की, वो बड़ी प्रामाणिक है, बिल्कुल। और ये इस बात से सारे लोग सहमत हैं कि हमारा व्याकरण और हमारा शब्दकोश दूसरी भाषाओं से बहुत अधिक है, और हमारे ही शब्दकोश से, माने संस्कृत और हिंदी के शब्दकोश से विश्व की बहुत सी भाषाएं निर्मित हुई हैं। जी, उन्होंने हमसे व्याकरण सीखा है, और जो भाषा आज हमें चुनौती बनकर हिंदी के सामने खड़ी है, अब कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार उसने अपने अंदर हमारी भाषा के बहुत सारे शब्दों को रूपांतरित करके अपना बनाकर प्रयोग किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी भाषाओं की रही है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और रमापति जी कुछ कहना चाह रहे थे। कौन सी पंक्तियां आप इस संबंध में कहना चाह रहे थे? जी, मैं तो ये कह रहा था कि हिंदी आज केवल एक भाषा मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी वैश्विक संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रही है जो प्राचीन मूल्यों और आधुनिक प्रगति के बीच सेतु का काम करती है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि विश्व में तीसरी भाषा जो है वो हिंदी है बोलने में, और आज की डेट में, आज की तिथि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा बन चुकी है हिंदी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियां हिंदी को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि भविष्य का बाजार और संचार इसी भाषा से निर्मित होगा। जी, जैसा कि गोयल साहब ने बोला कि इंटरनेट पर 70% जो खोज होती है वो हिंदी में होती है, और हिंदी की सामग्री खोजने में होती है। और कूटनीतिक स्तर पर यदि हम देखें तो हिंदी यूएन परियोजना की सफलता यह सिद्ध करती है कि विश्व समुदाय हिंदी की महत्ता को स्वीकार कर रहा है। आज की परिचर्चा का यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिंदी में सूचनाएं और प्रसारण करना जारी है। 150 से अधिक देशों में हिंदी का शिक्षण और 600 से अधिक विश्वविद्यालयों में इसका पठन पाठन एक अकादमिक शक्ति के रूप में स्थापित है आज की समय में। और यदि हम मोदी जी के साथ में आए तो आज हिंदी केवल भावनाओं की नहीं बल्कि रोजगार और व्यापार की भाषा भी है। चलिए ये बात दोबारा से हम लोग ये बात कई बार कर चुके हैं, और ज्यादातर हमारे लोगों ने ये बात मैं बड़े कही सम्मान है। के साथ आपको 4 लाख एक पंक्ति में कोई बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी जी, बिल्कुल स्वागत है। आपकी परमिशन हो तो
इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। अब जैसे सन 1980 के दशक में यहां तक हिंदी को मंदारिन और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा माना गया, लेकिन एक प्रमुख भाषाविद हैं श्री जयंती प्रसाद नौटियाल जी। उन्होंने 15-20 वर्ष अध्ययन किया। उनका मानना है कि यार ये तीसरी भाषा की बात है, यह तो 80-90 से पहले की बात चर्चा हम सुनते आ रहे हैं कि तीसरी भाषा है। अब हिंदी इतनी त्वरित गति से बढ़ रही है, अब इसका पहला स्थान हो चुका है। अंग्रेजी से भी ज्यादा, मंदारिन से भी ज्यादा हिंदी भाषी हो गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बात पर हम विचार कर सकते हैं जी। इनकी बात को कहां तक माना जाए कि हम वही घिसी पिटी तीसरी भाषा, तीसरे नंबर के सर्वाधिक अंग्रेजी और मंदारिन के हैं, उसके बाद तीसरा नंबर आता है। हम पहले की बात क्यों नहीं करें? चलिए, धन्यवाद। हम पहले की तरफ बढ़ते हैं और बड़े सम्मान के साथ में आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी को इस पूरी जो परिचर्चा आज हुई है हम लोगों में, उसका निष्कर्ष और अपनी कुछ बात जोड़कर हमें बताएं। मेरा भी एक प्रश्न साथ में जोड़ दें। जी बताइए। ताकि जब दीक्षित जी अपना संवाद प्रस्तुत करें तो जी। मेरा ये मानना था कि मतलब मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे भारत में कहते हैं कि हर 10 कोस पर भाषा बदल जाती है जी। और एक डायलेक्ट, एक रीजनल भाषा बोली जाती है। जी। तो ये जो स्थिति है वो हिंदी के लिए ये सकारात्मक है या उसमें बाधा है? इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं तो भाषा तो वो, चलिए दीक्षित जी बताएंगे। भाषा तो वो हिंदी की ही है। मैं दीक्षित बात शुरू करता हूँ आदरणीय रमापति जी को धन्यवाद देते हुए जी। और सभी सम्मानित साथियों ने बड़े विस्तार से हिंदी की वैश्विक स्थिति पर बड़े मौलिक विचार अपने प्रस्तुत किए। सबसे अच्छी बात किसी भी विषय पर अपनी मौलिकता है। और मैं आरंभ करता हूं विवेक जी के प्रश्न के साथ ही उनके उत्तर को। भाषा और बोली में बहुत अंतर होता है। बोली थोड़ी थोड़ी दूर, थोड़े थोड़े स्थान पर परिवर्तित होती है और भाषा जो है मानक होती है। और ये इसमें बाधक नहीं है, इसमें साधक है। बोलियां अपना शब्दकोश तैयार करती हैं और वो शब्दकोश एक मानक भाषा को पोषित करता है, उसको बढ़ाता है। बहुत सही। इसलिए हिंदी की बोलियों ने, चाहे वो ब्रज रही, अवधी रही, भोजपुरी रही, छत्तीसगढ़ी रही, कोई भी बोली रही, सभी बोलियों ने हिंदी को ताकत के साथ खड़े होकर, उसकी सहचरी बनकर उसे सामर्थ्यवान बनाया है, शक्तिवान बनाया है। इसलिए बोलियां जो है हमारी भाषा को पोषित करती हैं। अब जरा विचार करते हैं, आप सबकी बातों को ध्यान में रखकर 2-3 बातों पर विचार करते हैं। एक तो सबसे पहले हमें विचार यह करना चाहिए कि किसी भी भाषा के विस्तार का आधार क्या है। किस आधार पर कोई भी भाषा अपना विस्तार करती है। तो 4-5 बिंदु हैं जिनको देखना पड़ेगा। और मैं हिंदी भाषा के संदर्भ में नहीं, मैं विश्व की सभी भाषाओं के संदर्भ में कहता हूं कि किस प्रकार भाषाएं अपना विस्तार करती हैं। तो ऐसी भाषाएं जिनको राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है वो भाषा विस्तार करती है। और मैं इसको विस्तृत बताता चला जाऊंगा, साथ साथ आपके संज्ञान में डालता जाऊंगा। अपने देश के अंदर संस्कृत को एक कालखंड में हमारे राजकीय, जो हमारे राजा थे, हमारे जो बड़े बड़े सम्राट थे, उन सब ने संस्कृत को पोषित किया, गुरुकुल उनके खुलवाए और यहां तक कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी उन गुरुकुलों में भेजा
और उनको संस्कृत सिखवाई, संस्कृति सिखाई। तो संस्कृत उस समय की भाषा बनी और संस्कृत आम आदमी की भाषा भी बनी, और जिन्होंने संस्कृत बोलने में कठिनाई हुई वो टूटी फूटी संस्कृत भी बोलते थे, लेकिन संस्कृत ही संपर्क भाषा भी थी। लेकिन समय परिवर्तित हुआ, देश गुलामी के दौर में आया, तो वही राजकीय संरक्षण संस्कृत को धक्का देकर उर्दू और फारसी को प्राप्त होने लगा, और उस कालखंड में उर्दू और फारसी अपने देश की संपर्क और राजकीय भाषा बन गई। समय फिर परिवर्तित हुआ और अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने हिंदी को, संस्कृत को, उर्दू को, फारसी को, सबको धक्का दिया, और उनकी जो भाषा थी अंग्रेजी, उस अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाया, उसको पोषित किया, और पोषित ही नहीं किया बल्कि पाठ्यक्रम में लाकर लोगों को जबरदस्ती संस्कृत पर आरूढ़ करने के लिए प्रयत्न किए, और फिर अंग्रेजी हमारे देश में फूलने फलने लगी। तो एक तो किसी भी भाषा के विस्तार में राजकीय संरक्षण की बड़ी भूमिका है। इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या हिंदी के संरक्षण के लिए राजकीय शक्ति का उपयोग हुआ? स्वतंत्रता के पश्चात जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव आया, तो किस प्रकार राजनीति ने हिंदी को पीछे धकेलकर और यह कहकर कि अभी इसका शब्दकोश पर्याप्त नहीं है, ये अभी सब कुछ अभिव्यक्त नहीं कर सकती, अभी इसको और समृद्ध होने की आवश्यकता है, तब तक कामकाज की, राजकीय कामकाज की भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी, ऐसा कहकर समय मांग लिया। और फिर जब वो समय बीता तो फिर 10 वर्ष का समय बढ़ा दिया, और जब ये लगा कि नहीं हिंदी फिर से बन सकती है, तो दक्षिण और उत्तर को लड़ा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने संसदीय कालखंड में जितना संघर्ष सदन के अंदर हिंदी के लिए किया, किसी राजनेता ने नहीं किया, लेकिन वो उसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित कर पाने में सफल नहीं हो पाए। तो मेरा कहना यह है कि किसी भी भाषा के विस्तार में राजनीतिक संरक्षण नितांत आवश्यक है। आज के दौर में इस पर विचार किया जाना आवश्यक है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दृष्टि से और हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने की दृष्टि से क्या उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है, यह हमें सवाल खड़ा करता है, और इस पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। एक दूसरी बात जो किसी भाषा को समृद्ध करता है वो है उसकी सामाजिक स्वीकृति। अब सामाजिक स्वीकृति का अर्थ आप सबने इन केन प्रकार ने बताया। सामाजिक स्वीकृति का अर्थ यह है कि व्यक्ति के अंदर जब तक उस भाषा के प्रति गौरव नहीं आएगा, स्वाभिमान पैदा नहीं होगा, जब तक वो उसकी आत्मा के साथ नहीं जुड़ेगी, जब तक वो उसकी भावना के साथ नहीं जुड़ेगी, जब तक उसकी संवेदना के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक उस भाषा को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकती। विचार करना पड़ेगा कि भारत के अंदर हिंदी को सामाजिक स्वीकार्यता किस प्रकार मिली हुई है, और मैं दोनों दृश्य आपको दिखाऊंगा। आप ये देखेंगे अंग्रेजी का विस्तार हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष बाद भी आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर, कस्बे कस्बे में और गांव के अंदर भी कोई गुरुकुल चल रहा है क्या? हिंदी मीडियम के स्कूल चल रहे हैं क्या? अंग्रेजी मीडियम के स्कूल कुकरमत्तों की तरह फैल गए हैं, और हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ नहीं रहे, बल्कि अंग्रेजी वेशभूषा में ही उन विद्यालयों में जा रहे हैं। उन विद्यालयों के टाइटल भी भारतीय लोगों के नाम पर नहीं है, वो भी अंग्रेज विचारकों के नाम पर हैं। और हम बड़े गौरव के साथ टाई लगाकर जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, और जब वो लौटकर स्कूल से हमें अंग्रेजी की पोइम सुनाता है, तो पूरा परिवार गौरवान्वित हो उठता है, झूम उठता है।
यह सवाल उठाता है कि हिंदी के साथ जन्म लेने वाले लोग, हिंदी में अपनी सांस्कृतिक विरासत को पोषित और पल्लवित करने वाले लोग आने वाली पीढ़ी को अंग्रेजी के भाषा को क्यों सौंप रहे हैं। यह एक चुनौती है। आज आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में चले जाइए, आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी बच्चा सुना देगा, लेकिन अगर आप उससे हिंदी लिखने की कहेंगे और हिंदी की कोई कविता पढ़ने को कहेंगे तो हिंदी वो गलत ही लिखेगा, सही नहीं लिख सकता। हिंदी उसकी कमजोर हो गई है। यह हिंदी कमजोर करने की जो षड्यंत्रकारी नीति है, यह आने वाली पीढ़ी को चुनौती दे रही है। हम क्या परोस रहे हैं? तो जब तक सामाजिक स्वीकृति किसी भाषा को नहीं मिलती, तब तक वह भाषा विस्तार नहीं पाती है। इसलिए चिंता का विषय है कि हिंदी की सामाजिक स्वीकृति भारत में अंग्रेजी की स्वीकृति की तुलना में कहीं ना कहीं पीछे खड़ी है। एक और विषय जिस पर हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी भाषा तब विस्तार पाती है जब वह भाषा रोजगार का माध्यम बनती है। आप देखिए, पूरे देश भर के अंदर सारे सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी लिखी जाती है, सरकारी पत्र अंग्रेजी में आते हैं, कोर्ट के निर्णय अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, जिसको वकील के अलावा कोई पढ़ ही नहीं सकता, लाभार्थी तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, उसका अर्थ ही नहीं निकाल सकता। तो रोजगार की भाषा की दृष्टि से आज लोगों के मन के अंदर यह बैठ गया है कि हिंदी पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी, लेकिन अंग्रेजी पढ़ने के बाद नौकरी मिल जाएगी। यह प्रश्न चिन्ह। भाषा जब तक रोजगार का माध्यम नहीं बनेगी, तब तक भाषा पोषित नहीं हो सकती, विस्तार नहीं पा सकती। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह है कि भाषा तब विस्तार पाती है जब अपनी सांस्कृतिक चेतना का परावर्तन करती है। रामचरितमानस ने इसलिए विस्तार पाया, वो हिंदी के रूप में विस्तार नहीं पाया उसने। रामचरितमानस ने इसलिए विस्तार पाया, और हिंदी के तो बहुत बड़े महाग्रंथ कई और लिखे गए थे, लेकिन उन ग्रंथों ने ठीक से भारतीय सांस्कृतिक विरासत को परावर्तित नहीं किया जितना सफलता से रामचरितमानस ने किया। इसलिए रामचरितमानस की लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ी। तो कोई भी भाषा जब अपनी सांस्कृतिक चेतना का जो है परावर्तन करती है, जब हृदय के स्पंदन को छूती है, हमारे पूर्वजों की गाथाओं की ध्वजवाहक बनती है, तब वो भाषा विस्तार पाती है। इस दृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा कि हम ऐसे ग्रंथों का सृजन करें हिंदी में। मानस को 500 साल से अधिक हो गए। 500 साल के बाद बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, हिंदी का बहुत विस्तार हुआ। प्रसाद, महादेवी, मैथिली शरण गुप्त, निराला, पंत, आज तक हजारों हजारों लाखों लाखों ग्रंथ हिंदी के लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं, हिंदी को विस्तार दे रहे हैं। लेकिन कुछ किताबें ही हैं, कुछ पुस्तकें ही हैं, कुछ ग्रंथ ही हैं जो लोकप्रियता के पैमाने पर समाज के अंदर खड़े हैं, जो नई पीढ़ी को प्रभावित कर पा रहे हैं, क्योंकि वो वही ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में भारत की सांस्कृतिक चेतना का परावर्तन हो रहा है। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी भाषा जब आर्थिक संसाधन और व्यापार का माध्यम बनती है तब विस्तार पाती है। उसमें हम सबसे आगे खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरे विश्व भर को भारत बाजार के रूप में दिखाई देता है और उसे अपनी वस्तुएं बेचनी है तो उसको अपने विज्ञापन तैयार कराने हैं, वो हिंदी में करा रहा है। और उसके जो बड़े बड़े संस्थाओं के पदाधिकारी हैं उन देशों में उनको हिंदी सिखाई जा रही है ताकि वो कनेक्ट हो सके, जुड़ सके भारत के व्यापार के साथ।
भारत के व्यापारियों के साथ, भारत के ग्राहकों के साथ। इसलिए भी उन देशों में हिंदी का विस्तार हो रहा है, क्योंकि हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। तकनीकी की दृष्टि में भी हम इसलिए विकसित हो रहे हैं क्योंकि हम तकनीकी के भी सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। आज अगर मोबाइल फोन कोई प्रयोग करता है पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा, अगर इंटरनेट का कोई प्रयोग कर रहा है सबसे ज्यादा पूरे विश्व भर के अंदर, तो भारत के लोग कर रहे हैं। इसलिए हिंदी उनकी मजबूरी है, हिंदी उनकी आवश्यकता बन गई है, और हिंदी की आवश्यकता के कारण से ही, व्यापार के कारण आज हिंदी ने अपना परचम लहराया है। और एक छोटी छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि ये कोई नकारात्मक पक्ष है, ये सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष इसका क्या है कि आज हिंदी को लेकर भारत की सरकारें भी सजग हुई हैं और शासनादेश भी हिंदी में निर्गत होने लगे हैं। आज सरकारी अधिकारी भी अपनी नोटिंग हिंदी में लिखने लगे हैं। आज हिंदी के प्रति जो झिझक थी वह धीरे धीरे कम हो रही है सरकारी तंत्र में भी और समाज में भी। लेकिन यह अभी संकेत मात्र है, इसके अभी विस्तार की बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का पोषण होना ही चाहिए। यह जब सबकी मांग होगी तब हिंदी अपने स्थिर स्वरूप को, एक और बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी ने जो वैश्विक रूप लिया उसमें व्यापार था, बाजारवाद था, उपभोक्तावाद था, तो प्रवासी भी थे। भारत के जितने भी प्रवासी आज पूरे विश्व भर में हैं, तो आप मजे की बात देखिए, हिंदी की कविताएं लिखी जा रही हैं, छोटी छोटी हिंदी की कहानियां लिखी जा रही हैं और वो वैश्विक आधार पर पढ़ी जा रही हैं। जब रमापति जी, जब विवेक जी कोई कविता काव्यांगन पर डालते हैं तो पूरा विश्व उसे पढ़ता है। अर्थात तकनीकी के पटलों ने पूरे विश्व भर में हिंदी को एक मंच दिया है और जिसके कारण भी हिंदी फल फूल रही है। और प्रवासी भारतीयों ने एक बड़ा गौरव का काम किया है कि वो जहां जहां भी गए हैं, मेरी तो अधिकतम प्रवासियों से बात होती रहती है, जहां जहां गए हैं वहां उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर उस देश की भाषा बोली है, उस देश की भाषा पढ़ी है, लिखी है और पढ़ाई भी है। लेकिन जब वो परिवार के अंदर आते हैं, घर के अंदर आते हैं, तो अपने बच्चों से हिंदी में बात करते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, हिंदी में भी ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी क्षेत्र से गए हैं तो वो भोजपुरी में बात करते हैं, ब्रज क्षेत्र से गए हैं तो वो ब्रज में बात करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को ब्रज सिखा रहे हैं, भोजपुरी सिखा रहे हैं, और अपने आने वाली पीढ़ी को अवधी सिखा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को हिंदी सिखा रहे हैं। ये हमारे भारतीय प्रवासियों का दृढ़ संकल्प है, उनका यह प्रयत्न है, जिसके कारण से भी हिंदी पूरे विश्व भर में अपना विस्तार पा रही है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, वो बड़ी मजेदार बात है और बड़ी अच्छी बात है कि हिंदी को वैश्विक स्थिति प्रदान करने के लिए हमारी फिल्मों ने बहुत काम किया है। हमारे भारत के अंदर जो फिल्में बनी, उनका जो संगीत हुआ, उनके जो गीत हुए, उनकी जो मधुरिमता है, उनकी जो मनोहरता है, उनका जो माधुर्य है, उनकी जो लयता है, उसने पूरे विश्व भर को संमोहित किया है। और मजे की बात देखिए कि विश्व भर को भी कैसे संमोहित किया है कि हिंदी के गीतों को भारत को दुश्मन मानने वाले, भारत को अपना शत्रु मानने वाले लोग भी, उनके देश के नागरिक भी भारत के गीतों को बड़ी मधुरिमता से गुनगुनाते हैं, हिंदी के गीतों को बड़ी मधुरिमता से गुनगुनाते हैं। और कई कई देशों ने तो हिंदी की पिक्चरों पर प्रतिबंध लगा दिया, उनके गीतों को गाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
तो बाहरी वाह हिंदी और बाहरी वाह उसकी गीतों की माधुर्यता के कमरों में बंद होकर वहां की नई पीढ़ी भारत के फिल्मी गीतों को सुनती है और उन्हें गुनगुनाती है और गाती है। ये हमारे फिल्मों में आए हुए गीत और संगीत की शक्ति है जिसने वैश्विक स्तर पर हिंदी की लोकप्रियता का परचम फहराया है। विचार करना पड़ेगा कि जब इतने सारे प्रयत्न पूरे विश्व भर के अंदर हो रहे हैं, और अगर आप आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका में के ही 113 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि विश्व भर के 45 देशों में 45 देशों में हिंदी वहां की यूनिवर्सिटियों में और वहां के कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जा रही, सिखाई नहीं जा रही, बल्कि उस पर शोध काम हो रहा है। और शोध काम ही नहीं हो रहा, बल्कि हिंदी के ग्रंथों का अनुवाद हो रहा है। हमारे कहानियां, मैं एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में गया, नाम नहीं लूंगा वहां, और उन्होंने कहा कि देखिए हमारी भाषा कितनी पुरानी है और हमने कहानियां लिखी इस भाषा में। मैंने उनसे कहा कि जरा इसका अनुवाद बता दीजिए, इस किसका ये अनुवाद है? तो उन्होंने कहा अनुवाद तो भारत की कहानियों के एक संग्रह का ही है। हमारी जो प्राचीन कहानियां थीं, उन कथाएं थीं, उन कथा और कहानियों का अनुवाद करके जो गौरवान्वित हो रहे हैं अपनी भाषाओं को लेकर, जब हम उनके मूल तह में जाते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तो आपकी उस कहानी का अनुवाद है, ये तो आपके उस पोइम का अनुवाद है, ये तो आपके उसका अनुवाद है, ये मानस का अनुवाद है, ये गीता का अनुवाद है, तमाम तरह से, और ये वेदों का अनुवाद है, ये पुराणों का अनुवाद है। तो अनुवाद की संस्कृति ने भी हिंदी के वैश्विक महत्व को बढ़ाया है और उन यूनिवर्सिटियों के अंदर हिंदी के विभाग खुलवाए हैं ताकि उनका अनुवाद किया जा सके और भारत की सांस्कृतिक विरासत को ठीक से विश्व में पढ़ाया और समझाया जा सके। यह हमारा जो हिंदी की सामर्थ्य है, ये हिंदी की जो सामर्थ्य है वह अद्भुत सामर्थ्य है। और अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने तो यह कह दिया था कि अमेरिका के लोगों को अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी को अवश्य रूप से सीखना चाहिए ताकि भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझकर हम अपने सामाजिक ढांचे में परिवर्तन कर सकें, सुधार कर सकें। तो जहां हिंदी को सीखने पर पूरा विश्व आज अग्रणी हो रहा है और हिंदी निश्चित रूप से अपना विस्तार पा रही है, हिंदी की कविताएं, हिंदी की कहानियां, हिंदी के गीत, हिंदी के ग्रंथ, हिंदी के उपन्यास जो वैश्विक स्तर पर पुरस्कार पा रहे हैं, हिंदी की फिल्में आज वैश्विक स्तर पर पुरस्कार पा रही हैं, तो ये हिंदी की शक्ति है, सामर्थ्य है, उसकी वैज्ञानिकता है, उसका शब्दकोश है। वरना कमल को लोटस कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नीरज, सरोज, जलज, जरे क्या क्या कह देते हैं, और सबका अपना मौलिक अर्थ है, ऐसा नहीं कि उसके पर्यायवाची हैं। तो जहां एक एक शब्द के 100 शब्द हों जिस भाषा में, ऐसी सामर्थ्यवान भाषा, ऐसी समृद्ध भाषा, ऐसी वैज्ञानिक भाषा जिसका स्वरूप, जिसकी संरचना, जिसकी वर्णमाला सब कुछ वैज्ञानिक है, जिसका हर वर्ण स्वतंत्र है और उस वर्ण का स्वतंत्र अर्थ है, उसकी अपनी मौलिकता है, वह जिस रूप में लिखा जाता है उसी रूप में पढ़ा जाता है, ऐसे विराट वैज्ञानिकता वाली भाषा आज नहीं तो कल निश्चित रूप से पूरे विश्व के मन को छुएगी, उसके मस्तिष्क को झंझोरेगी, आगे बढ़ेगी। बस चिंता इस बात की करनी है कि हमारी भाषा कहीं हमारे ही घर में पराई न बन जाए, हमारे ही घर में अजनबी न हो जाए, हमारे ही घर में अपरिचित न हो जाए, हमारी नई पीढ़ी से दूर न हो जाए। अगर हमने अपनी इस चिंता को दूर कर लिया, अपनी भाषा के गौरव और स्वाभिमान के साथ अपनी नई पीढ़ी को जोड़ दिया, अपने भाषा के माधुर्य को अपने घर के अंदर घोल दिया, तो आप विश्वास मानिए हमारी इस सशक्त, समृद्ध, गौरवशाली और भारत की सांस्कृतिक
विरासत को परावर्तित करने वाली इस अद्भुत भाषा के विस्तार को वैश्विक भाषा बनने में, और जैसा राकेश जी ने कहा कि तीसरे नंबर से पहले नंबर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारे देश की सामाजिक इच्छा शक्ति और हमारे देश के विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करें जिसमें विज्ञान की भाषा, विधि की भाषा, गणित की भाषा, भूगोल की भाषा और ऐसे भाषा के शब्दकोश तैयार करें जिनसे वह सभी भाषाओं में समृद्ध होकर, स्वतंत्र होकर पढ़ाई जा सके। अगर ऐसा हुआ और ऐसे राजकीय प्रयत्न हुए और जिस पर होने की संभावनाएं भी हैं, हम तो आशावादी हैं। और भारत का जनमानस जब भारत की भाषा को लेकर उतना ही संवेदनशील हो जाएगा जितना उसे भारत की मिट्टी के साथ लगाव है, भारत के पुराणों के साथ लगाव है, भारत के पूर्वजों के साथ लगाव है, ठीक उसी प्रकार उसे अपनी भारत की भाषा हिंदी के प्रति लगाव हो जाएगा। तो आप मान लीजिए भारत की यह भाषा पूरे विश्व में प्रथम श्रेणी में जाकर अग्रसर होकर खड़ी हो जाएगी और वह क्षण हमारे लिए गौरव का क्षण होगा। आइए, बातें बहुत हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी बातें जो मेरे ध्यान में आई मैंने आज के संदर्भ में आप सबको दी हैं। आप सब पधारे, आप सब आए, इसके आभार के लिए मैं आदरणीय रमापति जी को आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत सुंदर, आप सभी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा समझाया। और निश्चित रूप से जो हम यहाँ बैठे हैं, मैंने तो सोचा है कि मैं अपने मतलब पोते को कॉन्वेंट से निकालकर किसी केंद्रीय विद्यालय में ही रखूंगा। अब या मेरा बेटा कितना मानता है इस बात को, ये मैं लेकिन मनवाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा है। और आप सभी से भी अनुरोध है, तो हम 7 लोग तो कर ही सकते हैं इस काम को। और यहीं से आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हिंदी केवल संचार की भाषा ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, समता और आत्मगौरव की भाषा भी बने। कि भाषा हिंदी तेरी जय हो, भाषा हिंदी तेरी जय हो, भारत जननी सदा अजय हो। एकमात्र भाषा हिंदी में कोटि कोटि जनता की जय हो, भाषा हिंदी तेरी जय हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ, लेकिन दीक्षित जी, विवेक जी, देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय शिल्पी सिंह जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, श्रीमती अनिमा पांडे जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास उनके लिए कुछ काम में आएगा और निश्चित रूप से काम आएगा। और इन पंक्तियों के साथ मैं बंद कर आज का विराम लेता हूं कि बेहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, और सूर की कुटी में अड़ आसन जमाइए, केशव की कुंज में किलोल केली कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, और देव की दरी में दूर दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। कि अन्य भाषा भाषियों
मिलेगा मन माना सुख, और हिंदी के ही डोली में जरा तो बैठी जाइए, जरा तो बैठी जाइए। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, सभी के लिए, नमस्कार। धन्यवाद। शुभ रात्रि।